सभी को नमस्कार। आज हिंदी साहित्य में पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद जिनका जन्म 1880 ईस्वी में और मृत्यु 1936 ईस्वी मानी जाती है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव में बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ। ये लाइन आपको याद ही रखनी है कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और किस क्षेत्र में हुआ। 31 जुलाई 1880 लम्ही गांव बनारस उत्तर प्रदेश में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में शिखर पुरुष माने जाते हैं और कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन है वो अभावी में गुजरा है। अभाव थे उनके बचपन में। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और उन्होंने बाद में अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी जरूरी पड़ी और नौकरी करनी ही पड़ी। उन्होंने सरकारी नौकरी मिली उन्हें, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन में वो सक्रिय होने के कारण उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। प्रेमचंद बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद उनका लेखन कार्य है वो सुचारू रूप से उन्होंने अपने आप को लेखन कार्य में अपने आप को जोड़े रखा। प्रेमचंद जी है, इनकी माता का नाम आनंदी देवी है और पिता का नाम मुंशी अजायब राय है। प्रेमचंद के पिताजी पोस्ट मास्टर थे और माताजी कैथी भाषा में कविताएं लिखती थी। और प्रेमचंद जी है, इनका मूल नाम था धनपत राय। आपको ये लाइन याद रखनी है, इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद जी की पत्नी का नाम है शिवरानी देवी। शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया है और उसके जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों का मिश्रण है। प्रेमचंद जी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास और काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। जैसे प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद जी प्रथम कहानीकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलेपन से निकालकर यथार्थ और ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। अब कहानी केवल किस्सों गोसाई तक ही सीमित नहीं रही। इनकी जो कहानियां हैं बल्कि पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा से भी वो कहानियां जुड़ने लगी। प्रेमचंद के साहित्य में हिंदुस्तानी यानी हिंदी और उर्दू मिश्रित जो भाषा है जिसे बोलते थे हिंदुस्तानी अपने पूरे ठाट बाट के साथ आई। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना हुआ था, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और उन्होंने पंच परमेश्वर जैसी कहानियाँ और सेवा सदन जैसे उपन्यास है उनको सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुखी यथार्थ स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है। कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर विरोधों को अनंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। इनके जो उपन्यास है जिनमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम और कहानी है पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि जो कहानियाँ हैं वो ऐसी ही है। बाद में इनकी रचनाओं में आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे ऐसी स्थिति तक पहुंच गए जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में किसी तरह का समझौता नहीं करते रहे। यानी कोई कहानीकार है जो पहले लिखता है उसमें वो कल्पनाएं डालता है, धीरे धीरे वो आदर्शोन्मुखी कथा कहता है, उसके बाद में अंत तक वो यथार्थ से जुड़ जाता है। जो जैसा है उसी को बखूबी सही तरीके से और सही शब्दों के साथ में तालमेल बैठा के लिखना बहुत बड़ी बात होती है। गोदान जो उपन्यास है और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ हैं इसके सुंदर उदाहरण है, क्योंकि ये कहानियाँ यथार्थवादी थी। प्रेमचंद 1898 में मैट्रिक पास की और वो शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद में 1919 में उन्होंने बीए किया और इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। प्रेमचंद जी ने एक विधवा से विवाह किया था, शिवरानी देवी से,
और 1906 में उनका ये दूसरा विवाह था शिवरानी देवी से, जो विवाह किया था। शिवरानी जो देवी हैं उनसे इनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। तो आपने अमृत राय का नाम सुना होगा, उन्होंने भी बहुत सी कविताएं, कहानियाँ लिखी हैं। प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी कहें तो सोजे वतन है, जो अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी। मुंशी प्रेमचंद ने दया नारायण निगम की सलाह से अपना नाम प्रेमचंद रखा। पहले इनका नाम क्या था? धनपत राय था। लेकिन प्रेमचंद जी की कहानियाँ सोजे वतन जो कहानी लिखी वो अंग्रेज़ों ने जब्त कर ली। उसके बाद में उन पे एक तरह का वेल लगा दिया गया। उसके बाद में मुंशी देवी प्रसाद या दया नारायण निगम ने उन्होंने कहा कि आप मुंशी प्रेमचंद से अपना नाम, मुंशी प्रेमचंद नहीं, सॉरी, उनका नाम पहले था धनपत राय, तो उन्होंने कहा आप प्रेमचंद नाम से लिखा करें। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। बंगाली साहित्यकार जिनका नाम है शरत चंद्र, उन्होंने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है, तो ये कहा किसने था? ये उपाधि दी थी बंगाली साहित्यकार थे शरत चंद्र, उन्होंने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में 301 कहानियाँ लिखी, जिनमें ये 3 कहानियाँ हैं जो अभी प्राप्त नहीं हैं। जो पहली कहानी है परीक्षा 1941 मानी जाती है, प्रथम कहानी क्रिकेट भी मानी जाती है। यानी अभी उनकी 3 कहानियाँ अभी अप्राप्य हैं, और ये जो पहली कहानी मानी जाती है वो है परीक्षा। ये मान कौन रहे हैं? कमल किशोर गोयनका मान रहे हैं प्रथम कहानी परीक्षा को, और प्रथम कहानी कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की प्रथम कहानी परीक्षा 1941 मानी तथा प्रथम कहानी क्रिकेट मैच को भी मानी है। उसके बाद में अधिकतर विद्वान मानते हैं कि संसार का अनमोल रतन ये प्रेमचंद की प्रथम कहानी है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि पंच परमेश्वर है ये कहानी इनकी पहली है, और कुछ मानते हैं कि ममता जो कहानी है वो इनकी पहली है। प्रेमचंद नाम से प्रेमचंद की पहली कहानी है बड़े घर की बेटी, जो 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आपको ये नाम याद रखना है कि प्रेमचंद नाम से उन्होंने पहली कहानी लिखी थी बड़े घर की बेटी, 1910 में जो जमाना पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद जी हिंदी भाषा में और देवनागरी लिपि में जो प्रथम कहानी लिखी वो है शोध, जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में प्रेमचंद की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने एक पुस्तक लिखी प्रेमचंद घर में, 1944 में वो प्रकाशित हुई। तो आपसे पूछा जाए कि प्रेमचंद की पत्नी ने कौन सी पुस्तक लिखी प्रेमचंद पर, तो प्रेमचंद घर में ये लिखी, और किसने लिखी? शिवरानी देवी ने। फिर है प्रेमचंद के पुत्र थे, उनका नाम था अमृत राय, उन्होंने अपने पिता पर यानी प्रेमचंद पर एक जीवनी लिखी जिसका नाम है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जो जीवनी है प्रेमचंद पर, वो किसने लिखी? अमृत राय ने। फिर एक और है जीवनी प्रेमचंद की, कलम का मजदूर नाम से लिखी, और कलम का मजदूर लिखी मदन गोपाल ने। अब देखिए, एक तो हो गया कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, और एक है कलम का मजदूर। अब इसको याद करने के लिए देखिए, कलम का मजदूर कहे तो मैं से मजदूर और मैं से मदन गोपाल। तो जो जीवनी लिखी है कलम का मजदूर, तो मैं से मजदूर लिखा है तो मदन गोपाल ने लिखी है, और कलम का सिपाही है वो उनके बेटे ने लिखी थी, उनका नाम है अमृत राय। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी पूछी जाती है और अंतिम उपन्यास बहुत बार पूछा जाता है। तो प्रेमचंद जी की जो अंतिम कहानी है वो है कफन, जो 1936 में प्रकाशित हुई, और अंतिम जो उपन्यास है वो है गोदान। अब प्रेमचंद जी की रचनाएं देख लेते हैं, कहानियां देखिए। कमल किशोर गोयनका ने माना है कि प्रेमचंद के जीवन काल में प्रेमचंद जी ने कुल 9 कहानी संग्रह लिखे, जिनमें सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, गुप्त धन 2 भागों में, और कफन 1936 में। इस तरह से उन्होंने 9 कहानी संग्रह लिखे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रेमचंद की जो मृत्यु होने के बाद की उनकी समस्त जो कहानियां हैं उनको मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशन हुआ उनका। तो ये पूछा जाता है कि प्रेमचंद की जो समस्त कहानियां हैं वो किस में प्रकाशित है, तो आप कहोगे मानसरोवर में। और मानसरोवर में कितने भागों में प्रकाशन किया, तो 8 भागों में।
आपको ये याद रखना है। अब ये अंदर से कभी नहीं आता कि पहला जो मानसरोवर फर्स्ट भाग है इसमें कौन सी कहानियाँ हैं, मानसरोवर सेकंड भाग में उसमें कौन सी कहानी है, मानसरोवर थर्ड भाग में कौन सी कहानी है, ऐसा कभी आया नहीं है। अगर आप करना चाहें तो इसको पढ़ लेना। उसके बाद में प्रसिद्ध कहानियाँ कौन सी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, ये देखिए। जैसे बड़े घर की बेटी जो कहानी है वो 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसके बाद में उनकी परीक्षा कहानी है वो 1914 में प्रताप पत्रिका में। शोध कहानी है, ये पूछा जाता है 1915 में सरस्वती पत्रिका में। और पंच परमेश्वर कहानी 1916 सरस्वती पत्रिका में। देखिए, हर कहानी का किस पत्रिका में प्रकाशित होना कभी नहीं पूछा जाता। ये तब पूछा जाता है जब ये कहानी आपके सिलेबस में लगती हो और किसी भी, जैसे मान लो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी अदर एग्ज़ाम पीजीटी का कर रहे हो, किसी तरह का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर ये कहानी लगती है तो आप उस कहानी को पढ़ें, साथ में ये भी देखें ये कहानी कब प्रकाशित हुई और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो उस समय ये जो प्रश्न है ये उस समय बनते हैं। अब आपकी जो कहानी लगती है तो उसके बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद में इनके उपन्यास है वो कुल 9 उपन्यास माने जाते हैं। जैसे सेवा सदन उपन्यास है, प्रेमाश्रम उपन्यास है, रंगभूमि उपन्यास है, कायाकल्प उपन्यास है, निर्मला इनका उपन्यास है, गबन इनका उपन्यास है, कर्मभूमि इनका उपन्यास है और गोदान उनका उपन्यास है। और एक अंतिम उपन्यास जो मंगलसूत्र है, जो उनका अधूरा उपन्यास रह गया था। यह उपन्यास प्रेमचंद जी अधूरा छोड़ गए थे और बाद में इस उपन्यास को अमृत राय यानी इन्हीं के बेटे के द्वारा इसे पूरा किया गया। और प्रेमचंद ने 9 उपन्यासों के अलावा कुछ और भी उपन्यास लिखे थे, जैसे ए निसार नाम से। उसके बाद में कुछ और भी थे उनके, एक और था मनोरमा। इनके नाटक देखिए, जिसमें संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। तो ये कई बार पूछा जाता है इनके प्रमुख नाटक कौन से थे, क्योंकि उन्होंने नाटक में लेखनी कम चलाई है, तो कई बार ये नाटक पूछे जाते हैं। जैसे संग्राम है, करबला है, प्रेम की वेदी है। जीवनी देखिए, इन्होंने जीवनी भी लिखी, महात्मा शेख शादी पर, रामचर्चा और दुर्गादास पर। इनकी आत्मकथा है जीवन सार नाम से 1933 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इनके प्रसिद्ध कथन देखिए, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी और विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। जीवन में साहित्य का स्थान निबंध से ये कथन लिया गया है। उन्होंने एक और कहा कि यथार्थवाद को यानी यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई नज़र आने लगती है। ये उनके उपन्यास नामक निबंध से ये कथन लिया गया है। तो इस तरह से हमने प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ने का थोड़ा सा प्रयास किया है, क्योंकि ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इनको पढ़ना अपने आप में एक गर्व महसूस होता है। उम्मीद करता हूँ जितना कोशिश की हमने पढ़ने की उतना आप समझ पाए हो। जय हिंद, जय भारत।